लड़का लड़की रिलेशन में थे और लड़का गाड़ी लेने गया तो लड़की ने जाके कोसाइन कर दिया। 20-21 साल की रिलेशन बनते हैं, उसमें शादी के भी बहुत जल्दी सोचने लग जाते हैं हम लोग की भाई इसी के साथ है, मेरा जो है यही है। डीलरशिप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे साइन ले लेते हैं। जिस डीलर ने आपका अप्रूव कराना है बिना को साइनिंग के भी करा देना। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग मना करते हैं कि कभी बैंक को स्टेटमेंट मत दो, खासकर ट्रकिंग में। एक स्टार्ट जब बंदा अपना बिजनेस करते है एज अ ड्राइवर, उसके बाद बंदा कहते हैं मैं अपना ट्रक लूँ, अगर सब कुछ आप ठीक डालोगे तो लोन इशू ही नहीं हो सकता। इंश्योरेंस कंपनी अगर सबके क्लेम देने लग जाए, ठीक है, तो वो बैंकरप्ट भी हो जाना उन्होंने। वो एडजस्टर आपका जो फ्रेंड हमें लग रहा होता है कि बड़ा अच्छा ओ माय गॉड ओके आप इतना स्ट्रेस में हो, हम समझ रहे हैं आपका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ही अगले दिन इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट हो जाते हैं। इंश्योरेंस का जो एडजस्टर है जो आपके लिए काम कर रहा है वो एनजीओ के लिए वर्क नहीं कर रहा कि आपका भला करना है। एक एक्सीडेंट हुआ, अब उस एक्सीडेंट में उस बंदे के मेंटल हालात क्या होंगे जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ। जिस दिन गाड़ी की ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन था प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। कई लोग हैं बहुत इनोसेंट, वो सोचते नहीं यार मैं सब बताऊंगा ना, मेरे साथ अच्छा होगा। दोस्त को गाड़ी दिलवाने के चक्कर में कोसाइन कर दिया। अब ना तो दोस्त का पता है और ना ही गाड़ी का, और बैंक वाले आपको फ़ोन कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के लिए। इस सिचुएशन में अगर आप हो तो आपको क्या करना चाहिए? वेल, आज का हमारा पॉडकास्ट इट्स ऑल अबाउट योर लीगल राइट्स हेयर इन कैनेडा। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई, अगर आप अभिलाष पॉडकास्ट पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी लाइक कर दो, बिकॉज आई नो इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग वीडियो एंड हेल्पफुल वीडियो फॉर यू ऑल। तो चलो शुरू करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मोहित पोपली के साथ, ओनली एट अभिलाष पॉडकास्ट वेयर एक्सपीरियंस फ्लोज। मोहित पोपली ब्रदर, वेलकम टू अभिलाष पॉडकास्ट। क्यों ऋषभ जी? आई थिंक काफ़ी देर से हम यार प्लान कर रहे हैं ये, तो अब जाके फाइनली आई थिंक 2.5 मंथ के बाद जाके फाइनली प्लान हुआ हमारा। टाइम हो गया बहुत। भाई आज का पॉडकास्ट किक स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि बंदा दोस्त के साथ गाड़ी लेने गया और कोसाइनर डल गया, ना तो दोस्त का पता है और ना ही गाड़ी का, इस चक्कर में बंदा अब क्या करे? देखिए, इसमें पहले तो कोशिश करें साइन करते हुए 2 बार ही सोचें, क्योंकि जो टेम्परेरी रिलेशन होता है वो कुछ टाइम तक ही टेम्परेरी रहता है। जब तक आपको गाड़ी चलो कोई घुमा रहा है, कुछ अच्छा है, उस टाइम कई बार हमारा रिलेशन ऐसा बन जाता है कि आगे प्लान हो जाते हैं। ज़्यादातर मैं जब देखता हूँ केसेस में जब फंसते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ बहुत फंस जाती हैं कि ठीक है एक फ्रेंडशिप बनी और रिलेशन ठीक है, उस टाइम में एक आगे के सपने बहुत ज़्यादा उस टाइम बंदे देख लेते हैं, बट एक यंग एज में वो नुकसान फिर करते हैं बहुत ज़्यादा। को साइन करने गए हो, बहुत केसेस इसमें ऐसे होते हैं कि जिसमें आप गए तो को साइन करने थे बट नाम पूरा लोन आपका पूरा आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट आपकी कैसी है। क्योंकि चलो जिसने गाड़ी बेचनी है उसने अपने गाड़ी बेचनी है, उनको कोई मतलब नहीं है आपके रिलेशन से, ना उनकी गलती है क्योंकि हम खुद जा रहे हैं ओके ये चीज़ों के लिए। और फिर आगे मेनली तो ये है कि जिस टाइम साइन करो उस टाइम थोड़ा देखें कितने डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन कर रहे हो, तभी मेन पता लगता है बोरोवर कौन है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है डीलरशिप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे साइन ले लेते हैं, एक फाइनेंस कंपनी देगी, दूसरी देगी, अब किस पे साइन है किस पे नहीं है। फिर बाद में शॉकिंग सी एक स्टेटमेंट आती है कि भाई जब बैंक फ़ोन करता है, जब इंस्टॉलमेंट मिस होती है कि भाई इसके लोन के आप बोरोवर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है पूरी। ओके, तो फिर इस केस में बंदा क्या करे अगर किसी के साथ ऐसे फ्रॉड हो जाता है? देखिए, ये इसमें हैंडल करने के बहुत सारे रास्ते हैं कि बैंक से तो चलो फाइट करनी पड़ती है कि अगर एक इन्वेस्टिगेशन हम लोग स्टार्ट करवाएं तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं अगर टाइमली बंदा एक्शन ले ले अपने लिए। और बाकी जो को साइनर्स हैं, अगर ठीक है कई बार इंस्टॉलमेंट भी उनके अकाउंट से जारी होती है तो उनका पूरा लीगल राइट है, जिसके नाम पे गाड़ी है, जो मेन उस गाड़ी के फ्रूट्स ले रहा है, यूज़ कर रहा है, तो उस पर पूरा एक्शन ले सकते हैं लीगली यहाँ कोर्ट में। ओके, तो जब आप एक्शंस की बात कर रहे हो, कोर्ट एक्शन क्या होता है उसमें? कोर्ट एक्शन में देखें क्या रहता है चीज़ें कि एक तो कोर्ट में क्लेम फाइल होता है, जो कि स्मॉल क्लेम्स में अप टू $35,000 तक आप क्लेम फाइल कर सकते हो कि अगर उसकी सिंगल इंस्टॉलमेंट भी मिस है, आप एक इंस्टॉलमेंट भी मिस होना आपका क्रेडिट पे इफेक्ट डालना है। तो आपने जिसके लिए ट्रस्ट करके साइन करा, ऐसा नहीं है कि साइन कर दिया तो आपके पास अब आपके राइट्स खत्म हो गए। तो आप सिंगल इंस्टॉलमेंट मिस होने पे भी आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो कि आपकी वजह से मेरा सारा इतना नुकसान हुआ, मेरे को इतनी हरासमेंट हुई, बैंक के कॉल्स आए, मेरा क्रेडिट रिपोर्ट सारी इफेक्ट होगी। कि कल को यहाँ पे जब कोई भी नया आता है 5 से 6 साल के अंदर अंदर आप जो नई स्टार्टिंग देखोगे और जो 5 से 6 साल पुराना यहाँ रह रहा है वो अपनी स्टार्टिंग देखता तो ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें रहती है कि जॉब नहीं है, ये नहीं है,
तो बाद में आगे जाके घर लेना सब कुछ बहुत इफेक्ट हो जाता है इन सब चीज़ों में। तो कोर्ट में एक्शन लेना आपकी एक $250 की इंस्टॉलमेंट में से, तो आप कोर्ट में एक्शन ले सकते हो उसके खिलाफ, केस फाइल करके डैमेजेस का भी, प्लस उसको जो उसने आगे आपका एक ट्रस्ट तोड़ा है उस चीज़ के लिए भी। ओके, तो इसे समझने के लिए ना मैं थोड़ा सा डीप जाऊंगा मोहित भाई, कि ये जो अप टू 35,000 आपने बोला स्मॉल कोर्ट में हम क्लेम कर सकते हैं, तो ये जो क्लेम है वो मेरे अकाउंट में आएगा जहाँ फिर उस कंपनी के अकाउंट में जाएगा? नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है कोर्ट के केस पे, आप किस चीज़ का केस डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल एक इंस्टॉलमेंट मिस हुई, आप साइन करने तो खुद ही गए, एक इंस्टॉलमेंट अगर मिस हो रही है तो उस एक इंस्टॉलमेंट थी $250 की सिर्फ, जो अगर आप अपनी तरफ से पे कर देते हो तो आप कोर्ट में केस डालते हो कि मेरा 250 प्लस डैमेजेस की, मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरी हरासमेंट, ये सब चीज़ें, वो 35,000 तक डल गया यहाँ पे कोर्ट में केस। यहाँ कोर्ट भी दो तरीके की, मैं एक छोटे से सिंपल वे में समझाता हूँ। कोर्ट होती है एक स्मॉल क्लेम्स कोर्ट, एक सुपीरियर कोर्ट। स्मॉल क्लेम्स कोर्ट में आप $35,000 तक ही क्लेम फाइल कर सकते हो, एंड उससे ऊपर के क्लेम रहते हैं जो वो सुपीरियर कोर्ट में रहते हैं, वो फिर उतना एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बट ज़्यादातर केसेस अगर एक को साइनर अपने लिए टाइमली एक्शन ले ले तो बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें बैंक की तरफ से केस पूरे ज़ीरो में ख़त्म हो जाते हैं। ये केसेस अगर बंदा टाइमली एक्शन ले ले, को साइनर्स में इतनी लाइबिलिटी, कई बार 30-40-50 हज़ार की गाड़ी है, वो सारी लाइबिलिटी को साइनर के ऊपर जब आ रही होती है, अगर वो बैंक में अपनी स्टेटमेंट ना दे, कुछ अपनी तरफ से कोई, ये सिंपल चीज़ है कि प्रोफेशनली एडवाइस लेके अगर वो कर लेगा, और उसमें बेनिफिट क्या रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे 7 साल का लोन मिलना, 7 साल का उस बंदे का परमिट भी नहीं होता। बिल्कुल, यहाँ कनाडा में रहने का लीगली परमिट भी नहीं है 7 ईयर्स का, जिनका, उनको भी मैं कई बार देखता हूँ कुछ केसेस जब हमारे पास आते हैं, मोर देन 80,000 का लोन इशू हुआ हुआ है और उस लड़की का परमिट तो भी खत्म ही हो रहा था, उसके पास कनाडा में रहने का लीगल परमिट ही नहीं है, तो बैंक का पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे लोन अप्रूव हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें अगर हम ब्लेम करते हैं डीलरशिप को, तो डीलरशिप, गाड़ी तो आप ले रहे हो अपने शौक से ले रहे हो, तो डीलरशिप का इतना बड़ा रोल नहीं आता है इसमें। तो प्रॉब्लम आती है जिस टाइम, ठीक है आप साइन कर रहे हो, अपने आप के लिए अगर कोई रेमेडी आपने यूज़ करना है, अपने आप को बचाना है, तो तरीके से बैंक से डील करें, तो केस से वैसे भी बाहर आप निकल सकते हैं, बहुत रास्ते हैं। इवन अगर आप को साइनर भी हो? को साइनर हो तब भी बहुत ऐसे केसेस हैं कि जिसमें को साइन, ठीक है हो गई गलती, बट कहीं ना कहीं गलतियाँ कुछ ना कुछ बैंक के पार्ट पे भी रहती हैं। अब वो लूप होल्स हैं, वो जब चीज़ों को ढंग से रिव्यू करा जाता है तब पता लगता है कमियां क्या है। ठीक है, अब जो इस फील्ड में कोई काम कर रहा है उसको ज़्यादा पता है कि इस फील्ड में सामने से कैसे चीज़ें अप्रूव हो रही हैं, कहाँ पे आप चीज़ों को एक टेक्निकली चैलेंज कर सकते हो, वहाँ से आपका पूरा नाम भी बाहर निकल सकते हो, आप पूरा लोन ही खत्म हो जाते हैं। विद एग्जाम्पल्स, यहाँ के टोरंटो के, ऑन्टारियो के लीडिंग बैंक्स हैं जिनके केसेस बैंक ने खुद ब खुद केस क्लोज किए हैं, बंद किए हैं। कोई एग्जांपल दो, नाम नहीं लेंगे हम बैंक का, पर कोई एग्जांपल दो। नहीं, बैंक के तो यहाँ के रूटीन के सारे बैंक्स हैं जिसने जो केसेस चलते हैं, कुछ बैंक है, वही बैंक की फाइनेंस कंपनी भी है, वही बैंक की इंश्योरेंस कंपनी भी है, ज़्यादातर जो चलते हैं केसेस। कोई आपके पास केस आया वगैरह ऐसा? केस तो रूटीन में को साइनिंग के जितने रहते हैं मेरे पास, ज़्यादातर केसेस आते हैं कि आपका, या तो आप इंडिया में कहीं ना कहीं आपका रिलेशन अच्छा था जिसकी वजह से आप प्रेशराइज हो गए कि चलो यार उसको गाड़ी लेनी है, आपने हेल्प कर दी। वो फिर बंदे को जब पता लगता है, ये को साइनर को उस टाइम नहीं पता क्योंकि एक यंग एज है, नहीं समझ आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार को साइनर एक्सप्लेन करो क्या होता है। मे बी हमारे कोई व्यूअर्स हों जिन्हें को साइनर का मतलब नहीं पता, तो एक बार वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। देखिए, को साइनर का मतलब सिंपल है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऋषभ जी मुझे कहते हैं रिलेशन बहुत अच्छा हो गया हमारा, ठीक है, तो गाड़ी मेरे को लेनी है, आप मेरे को थोड़ा हेल्प करो साइन करने में। अब वो साइन करना मीन्स आप बैंक के आगे क्या बोल रहे हो, सर ऋषभ जी पे नहीं करते तो मैं बैठा हूँ, मेरे से लो आप सारा। ये होता है को साइनर। ओके, और कई बार ऐसा होता है, वही मैं जैसे पहले बताया कि अगर उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ पहले कलेक्शंस हैं, तो कहानी क्या होगी कि एक आपका अच्छा सा देखेंगे दोस्त कौन सा, उसको बुला के लाओ। थोड़ा सा कहानी एक होती है, मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, उसमें कहते हैं सर मेरे को लेने आया, मुझे स्पेशली आराम से, पहले हमने फिर लंच भी किया, सब कुछ किया, वो बाराती बना के लेकर जाना, और बाद में कहानी खराब हो जाती है पूरी। तो को साइनर मीन्स लाइक आप बैंक को कह रहे हो भाई मैं बैठा हूँ पूरा इसके लिए, इनको करने तो जो करता है, आपको टेंशन नहीं लेनी, लोन आप दे दो, मैं बैठा हूँ इनके लिए। ये होता है को साइनर। सो बिग डैडी इज हियर है। तो भी आप बता रहे थे, एक एग्जांपल बता रहे थे आप
हाँ, एग्जाम्पल में देखें कि अब केसेस में मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अब मेरे पास कुछ केसेस ऐसे रहते हैं, कई कहते हैं यार इंडिया में उन्होंने हमारी फैमिली की हेल्प करी थी तो उन्होंने बोल दिया नहीं यार आप चले जाओ साथ में गाड़ी लेने, और गाड़ी लेने जाते हैं एक अच्छे गुड रिलेशंस की वजह से साइन कर दिए। अब साइन करने के बाद में उस टाइम नहीं पता लगता, उस टाइम तो लगता नहीं यार मैंने हेल्प कर दी, कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, वो अच्छा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जब हालात ख़राब होते हैं तो सामने से वही बंदा सामने से ऐसे भी केसेस देखे हैं हमने, थ्रेट्स दे रहा है, कोई ना कोई उल्टा सीधा फ़ोन पे बोलना, ये सब चीज़ें बहुत रूटीन में चलती हैं। तो ज़्यादातर तो ऐसा भी प्रेशर रहता है, कई बार आप साथ में किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो, आपने कहा नहीं यार कोई नहीं गाड़ी लेनी है, हम तेरे को भी साथ में तेरे को छोड़ दिया करेंगे, उस टेम्परेरी छोटे से एक बेनिफिट के लिए लोग साइन कर देते हैं। या कई बारी ज़्यादातर एक केसेस रहते हैं कि बच्चे हैं जो यंग, चलो लड़कियां हैं कि ठीक है आगे उन्होंने बोला नहीं यार रिलेशन अच्छा था उस टाइम पे, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, आगे शादी का प्लान भी सोच रहे थे कर लेंगे, क्योंकि ये जब नया 20-21 साल की रिलेशन बनते हैं उसमें शादी के भी बहुत जल्दी सोचने लग जाते हैं हम लोग कि भाई इसी के साथ है, मेरा जो है यही है अब हमारा। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर वो भी बहुत, मतलब मैं वर्स्ट केसेस बात करूँगा तो ज़्यादातर मतलब लड़कियां बहुत फंस जाती हैं इन चीज़ों में। मतलब फंसना मीन्स क्योंकि उस टाइम आप ट्रस्ट करते हो किसी पे, वो ट्रस्ट फिर नहीं है काम का उतना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने के लिए तब रेडी हो कि फॉर एग्जांपल कोई अगर कोई काम करता है यहाँ पे, भले ही उसकी $14 पर आवर सैलरी है, ठीक है, उसको मिल रहा है पर आवर मिल रहा है, जो भी हफ्ते के आपके 400 बन रहे हैं, आपके $2 जा रहे हैं ना, $2 का रिस्क ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब जहाँ सैलरी उतनी है नहीं कि लोन देने में कहाँ से उतारोगे आप, और फिर लीगल कॉस्ट भी जो काम करते हैं हम लोग, ये नहीं है कि कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में बिना गए रिजॉल्व बहुत चीज़ें होती है, बट द थिंग इज कि उस चीज़ के लिए क्या आपका बजट अलाउ करेगा आपको, ये चीज़ें सोचने वाली हैं जिस टाइम साइन करते हैं। ओके, अगर इन प्रैक्टिकल कोई कोसाइनर का केस आता है तो उसका यूजुअली खर्चा कितना रहता है? देखिए रेंज टोटली डिपेंड करती है केस के किस स्टेज पे आ गया है। को साइनिंग के केसेस की स्टार्टिंग होती है जब बैंक से कॉल आना शुरू होते हैं कि आपकी तो इंस्टॉलमेंट मिस हो गई, और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग मना करते हैं कि कभी बैंक को स्टेटमेंट मत दो। ये मैं एक वैसे प्रोफेशनल ऐसे एडवाइस नहीं है, बट अगर प्रोफेशनली चलना है, किसी को सोचना है कि नहीं यार मेरे को एक इस चीज़ को हैंडल करना है, किसी के थ्रू जाना है, तो उनकी बात सुन के करें। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को मैं कोशिश यही करता है कि बैंक को ऐसे स्टेटमेंट मत दो, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, क्या चीज़ आपके अगेंस्ट में यूज़ हो गई, वो नुकसान करेगी। स्टार्टिंग होती है बैंक की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिस होने से, जिसको लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। अक्सर केसेस हमारे पास आते हैं, कई लोग स्टार्टिंग में आ जाते हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत गुड रहते हैं, उसके बाद स्टेज आती है कलेक्शन में जाना केस। अब बैंक खुद उठ के तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उनके पास और भी चीज़ें हैं, वो बैंक ने कलेक्शन में रेफ़र किया, कलेक्शन वाले फिर बेलिफ को रेफ़र करते हैं कि बेलिफ होता है जो गाड़ी उठाने के लिए आ जाते हैं, और बेलिफ के पास सेम वही पुलिस को भी कॉल कर देते हैं अगर गाड़ी नहीं है, तो आप बेकार फंस रहे हो उसमें, उलझते रहोगे अगर टाइमली नहीं किया तो स्टार्टिंग यहीं से होती है को साइनिंग के केसेस में। फिर रेंज जो आती है वो डिपेंड करती है, अगर स्टार्टिंग से आ गया केस बिगड़ा नहीं है, ऑन एन एवरेज कई केसेस में 4,000 to 6,000 भी लगता है, कई केसेस में लाइक ये तो ऑन एन एवरेज सबसे बेसिक में। अब ये चीज़ें जितनी आगे ख़राब होती हैं तो हर तरीके से रिजॉल्व करनी पड़ती हैं, अब वो डिपेंड करता है। कई केसेस में 500,000 में भी बात ख़त्म हो जाती है, फाइनलाइज हो जाती हैं चीज़ें, कई केस में बस 4,000 to 6,000। ये केसेस एक दिन में ख़त्म नहीं होते, इसमें साल 6-6 महीने 2-2 3-3 महीने लग ही जाते हैं, एक दिन के काम नहीं है ये वाले। ओके, अगर फीस रेंज कोई ऐसी इसका नहीं है, कोई सेट फीस नहीं होती इनमें, बट हाँ ठीक है, जिस टाइम केस असेस होता है उस टाइम पे पता लग जाता है कि हमें काम कितना करना है। जैसे डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट करना है, उनको पता है भाई मेरे को ये चीज़ मेडिसिन से सही होनी है और इनका इतने टाइम में सही हो सकती है, इतना खर्चा। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है स्टेज कौन सी है केस की। अगर स्टेज 1 में है तो चांसेस है कि कम खर्चे में हो जाएगा काम? चांसेस सभी स्टेज में रहते हैं कम खर्चे में होने के। ऑल डिपेंड्स कि सामने वाला कितनी जल्दी समझ रहा है, बैंक या कलेक्शन एजेंसीज। बट फाइट करनी पड़ती है। जिनका लोन 80,000 का है, या तो आप सीधा बोलो तो लाइबिलिटी पूरी आपके, तो ऑप्शन क्या बचेगा फिर बैंक्रप्सी वाला। बैंक्रप्सी आप किसी के लिए अपना 7 साल का रिकॉर्ड क्यों ज़ीरो कर रहे हो, क्योंकि कितनी ऐसी उसने अगर आगे कुछ करना है, हर कंपनी रिकॉर्ड वेरीफाई करती है कि आप पहले से बैंक्रप्ट हो नहीं हो, क्या चीज़ें। बैंक्रप्सी की भी डिटेल चेक होती है, कहीं आप जॉब करने जा रहे हो, हर चीज़ आपका रिकॉर्ड वेरीफाई हो रहा है, तो ख़राब क्यों करना है किसी के लिए। तो केसेस का अमाउंट मैटर करता है, और ज़्यादातर जो अमाउंट रहते हैं हम हमारे पास भी ऑन एन एवरेज 30-40,000 20-30,000 तो मिनिमम है केसेस में रहता है। 5-7 हज़ार के लिए कोई इतना बॉदर नहीं करता। ओके,
ये तो हो गया कि कोई बंदा अगर गलती से फंस गया इसमें, पर अकॉर्डिंग टू यू को साइनर बनना इज अ गुड थिंग और नॉट? मतलब मैं आपको अगर वैसे बोलूंगा तो मैं तो ये बोलूंगा कि हस्बैंड को ही वाइफ के लिए, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए ना करे, वाइफ हस्बैंड के लिए भी ना करे रियली? को साइनिंग। बिकॉज आप क्यों किसी की चीज़ें खराब करने पे लगे हैं, मेन कहानी ये देखी जाती है क्योंकि जिस डीलर ने आपका अप्रूव कराना है बिना को साइनिंग के भी करा देना है। तो पहली बात, गाड़ी है, कोई घर नहीं है, तो जहाँ पे होना है वो बिना को साइनर के भी हो जाती है चीज़ें। आपका रैकेट सही है, पहली चीज़ आपने खुद देखना है कि लोन भरने के लिए क्या आप खुद कैपेबल हो। अगर लोन भरने के लिए कैपेबल हो तो आपको वैसे भी हो जाना, इशू ही नहीं आना। अब बट क्या होता है कि लाइक कई बारी थोड़ा प्रोसेस को इजी करने के चक्कर में कई बारी लोग गलत एडवाइस दे देते हैं कि आप को साइनर ले आओ जल्दी गाड़ी मिल जाएगी। नहीं, वो चीज़ें आप 2-3 जगह ट्राई कर लो, बिना को साइनर के भी काम हो जाते हैं। क्यों? मतलब आपका भले हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन बहुत अच्छा है, आप द थिंग इज कि कल को आगे खुदा न खास्ता आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गई, कम से कम वाइफ का रैकेट तो सही है। वाइफ के जरिए कल को आपने घर लेना है, आप स्टार्ट कर रहे हो अगर अपनी लाइफ, वो तो ठीक रहे, कम से कम चीज़ें उनके क्रेडिट तो अच्छा रहे। आपने क्यों इन्वॉल्व करना है? क्योंकि कल को अगर कुछ करते हो तो पहले ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं मेन मना, इसमें ऐसा नहीं कि कोई डिस्प्यूट्स है तभी, बिना डिस्प्यूट के भी किसी को क्यों खराब करना है जिसको कोई इतना है नहीं। कल को एक और गाड़ी लेनी होगी, उनको उसमें करना है। सो वाइफ को भी हस्बैंड के लिए को साइन नहीं करना चाहिए, दिस इज योर प्रोफेशनल एडवाइस? बेटर तो उसी में है कि को साइनिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब कर रहे हो तो रिस्क पहले समझो उस चीज़ के। ओके, रिस्क सीधी चीज़ है। को साइनिंग पानी में आप कूद रहे हो भाई, बिना सोचे समझे नहीं, उस टाइम तो आपने जोश में कूद गए, बाद में आपको तैरना आता नहीं है। तो मतलब लाइफ जैकेट है नहीं? कुछ भी नहीं उसमें। लाइफ जैकेट हो तब भी बंदे ने डूबना ही है। डूबते भी ज़्यादातर लाइफ जैकेट पहन के ही हैं लोग, क्योंकि वो जिसको नहीं आता वो जाता ही नहीं। ओके, तो इसमें रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है अगर को साइनिंग की बात आती है? देखिए, रिस्क की अगर बात करते हैं, पहला रिस्क आपका जो मेन क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होना ही होना है। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पे ये लोन आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लायबिलिटी आप अपने सर पे ले रहे हो। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। आगे जाके फिर कल को आपका रिलेशन ख़राब हो गया, नया नया रिलेशन है जो भी मैच्योर भी नहीं हुआ, और उसमें रिलेशन ख़राब हो गया तो आगे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं। बैंक वेट नहीं करता। बैंक के ऐसे केसेस है, बैंक वालों ने गाड़ी भी उठा लेनी और फिर भी अमाउंट उतने का उतना खड़ा रहना कि अमाउंट आपको उतना ही बच रहा है, क्योंकि बैंक ने कलेक्शन कॉस्ट सब कुछ लगा देना है। वो फिर बैंक ने वेट नहीं करनी, बैंक ने आपके लिए इमोशनल नहीं होना, उन्होंने कोर्ट में आगे केस फाइल कर देना। ऑब्वियस कहानी है, बैंक के लीगल पैनल है अपना, बैंक के अपने लॉयर्स हैं, उन्होंने क्यों आपके लिए इमोशनली काम करना है? उन्होंने अपना काम देखना कि आगे कोर्ट में केस चल गया, फिर कोर्ट में लड़ते रहो, तो ये कहानी है। तो ये लीगल रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। बाकी हाँ, कोई बंदे कहते हैं लाइक कोई इन पे पीआर पे तो इफेक्ट नहीं होता किसी चीज़ में, वो कुछ नहीं है मैटर। जो आपने क्राइम तो किया नहीं, क्राइम नहीं है, फाइनेंशियली आपका सारा कुछ खराब हो जाता है। ओके, तो वही शायद जो लोग नए आते हैं उन्हें पता नहीं कि क्रेडिट हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ कनाडा में। बिल्कुल, अगर आपका एक कलेक्शन में कोई मैटर आ गया, आपको क्रेडिट कार्ड मिलने बंद हो जाते हैं। आगे कल को आप, ऑब्वियस कहानी है कि कई लोग कहते हैं मैं आगे, अब खासकर ट्रकिंग में एक स्टार्ट जब बंदा अपना बिजनेस करता है एक एज अ ड्राइवर, उसके बाद बंदा कहता है मैं अपना ट्रक लूँ, बट पीछे सब चीज़ें ये जब चल रही होंगी तो कहाँ से ट्रक मिलेगा, कहाँ से घर मिलेगा आगे। ये जब आप एक यहाँ पे, ठीक है कनाडा में इतनी अच्छा एक कंट्री है कि जहाँ पे हर बंदा अगर तरीके से चल ले 10 साल में अपना अच्छे से घर वर बना सकता है चीज़ें। यहाँ अगर ये अगर सीधे रास्ते अच्छे से चलता है, 10 नहीं तो थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, बट बना लेगा। जितना ईजी इंडिया में नहीं है इतना। अगर कोई बंदा, एक यंग बच्चा आता है इंडिया में रह के, इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। वो यहाँ पे अगर खुद से उसने करना है, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है उसके लिए, तो अपना रैकेट क्यों ख़राब करना है? वो आगे कुछ भी नहीं मिलेगा अगर रैकेट ख़राब होता है तो। ओके, तो अभी आपने घर की बात की है, तो मुझे ये बताओ कि अगर किसी बंदे ने को साइन किया हुआ है किसी के लिए, तो कल को जो वो घर लेने जाएगा तो क्या उसकी वो क्रेडिट हिस्ट्री में शो होगा कि इसने को साइन किया हुआ है? बिल्कुल होती है कि को साइन किया है तो लोन आप, अगर जिन्होंने भी को साइन करा है, एक सिंपल, अगर वो भी अपना, अब कुछ फ्री ऐप्स भी हैं जहाँ पे आप अपना क्रेडिट चेक कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कर्मा है, बोरोवेल है, आपके बैंक की ऐप में भी शो होता है। वहाँ पर लोन रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। किसी का लोन, फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन के लिए, उसने गाड़ी वही चला रहा है, दूसरा बंदा 40-60,000 का लोन है, वो सारा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, उनके क्रेडिट रिपोर्ट में शो कर रहा होगा 40-60,000। ओके, तो अगर किसी बंदे ने को साइन किया है किसी के लिए, हाइपोथेटिकल आइडियल सिचुएशन, कि किसी बंदे ने जाके को साइन किया किसी के लिए, सब कुछ स्मूथ चला और इन दी एंड जो लोन था वो पे ऑफ भी हो गया,
तो अब जो को साइनर है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री में क्या वो अच्छा शो होगा रिकॉर्ड उसका? और बिल्कुल जाना चाहिए कि वो, क्योंकि अगर सब उसका लोन क्लियर है, कोई उसकी मिस पेमेंट्स नहीं थी, तो एक तो ये फिर बैंक की नज़र में तो ये बन गया कि आपने इतना लोन लिया था और बहुत अच्छे से क्लियर किया, तो ये गुड भी है। एज अ को साइनर इट्स ओके, और या फिर जिस बंदे ने लोन लिया था उसके लिए अच्छा है ये? दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि जब इफेक्ट दोनों का हो रहा है तो दोनों के लिए अच्छा भी है। बट मैं प्रैक्टिकली अगर देखूँ, इतना साल मुझे काम करते हुए हो गए, मैंने को साइनिंग के केसेस में डिस्प्यूट्स बहुत देखे हैं। हाँ ठीक है, जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड जिसका ठीक है उसने तो चलो प्रेशराइज होकर एकदम से गाड़ी का क्लियर कर लिया, ठीक है। बट क्या होता है कि कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि आप प्रेशराइज करने लग जाते हो किसी को साइनिंग के लिए, और आगे बात करते हो यार किसी को अर्जेंसी है घर लेना। मैं बहुत ही ये चीज़ें हो रही हैं कि किसी को कोई अर्जेंसी होगी कि भाई अपना नाम हटवाओ मेरा जैसे तैसे, फिर वो बंदा गलत रास्ते देखने लगता है, बजाय लीगली तरीके से देखने के, सीधे रास्ते चलने के। वो गलत रास्ते क्या होता है, गलत रास्ते स्टेज एक्सीडेंट करवाना, गाड़ी में आग लगवाना, या ये सब चीज़ें। क्योंकि क्या होता है कि मतलब अब वो बंदा उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा? वो जब पैनिक में इतना आ चुका होता है, वो डिप्रेशन वाली स्टेज आ रही हो, तो बंदा उसको गलत सलाह देने वाले मिल जाते हैं फिर। तो मोहित भाई, अगर किसी ने अपना नाम रिमूव करवाना है एज अ को साइनर, फॉर एग्जांपल कि लड़का लड़की रिलेशन में थे और लड़का गाड़ी लेने गया तो लड़की ने जाके को साइन कर दिया, नाउ लाइफ हैपेंड, प्लान्स चेंज्ड, अब लड़की उस लड़के के साथ नहीं है, पर अगर उसने अपना नाम रिमूव करवाना है तो उसके पास क्या क्या तरीके हैं, वो कैसे करवा सकती है? देखिए, रिमूव करवाने का या तो आप फाइट करें, और अगर वो बंदा साथ में नहीं है, आपके साथ छोड़ गया, ठीक है, साथ छोड़ गया तो आप फाइट करें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फाइट करने पे आपका नाम भी, एक पूरी इन्वेस्टिगेशन चीज़ें चल सकती हैं, जिससे बैंक किसी तरह से मजबूर हो सकता है कि आपको बाहर निकालना पड़े, बिकॉज बैंक के पास उतनी चीज़ें नहीं रहती, उतनी एविडेंस नहीं होती। अगर लीगली फाइट करते हैं बिना कोर्ट गए, वो चीज़ें जैसे हम लोग रूटीन में करते ही हैं, वो सब चीज़ें कि बैंक से फाइट करनी पड़ती है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। जब टेक्निकली देखते हैं लोन इशुएंस पे ही लेके, तो पहली बात अगर सब कुछ आप ठीक डालोगे तो लोन इशू ही नहीं हो सकता। क्योंकि जो बंदा गाड़ी ले रहा है, फॉर एग्जांपल 50,000 की गाड़ी ले रहा है, क्या 50,000 की उस बंदे को उस स्टेज पे, उसी एज में, क्या लाइन ऑफ क्रेडिट 50,000 की मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेंगे इससे ज़्यादा। तो मतलब कोई 5-10 हज़ार के क्रेडिट कार्ड, कोई बंदा एक स्टूडेंट नया नया आया, अगर वो अपनी लाइफ अभी बिल्ड करनी है, जो अपने लिए अभी हार्डवर्क कर रहा है, क्या उसको 10,000 का क्रेडिट कार्ड कोई बैंक देगा? नहीं देगा। बिल्कुल। तो हाँ, उसको अगर अब हटवाना है, उसका रिलेशन अगर अच्छा है, तो बैंक के ऊपर है, गाड़ी रीफाइनेंस करवा सकते हैं। ओके, रीफाइनेंस करा के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बंदा, अगर उसका ठीक है सब कुछ, तो बैंक रीफाइनेंस कर देगा और लोन से नाम निकल जाएगा। एक रास्ता ये रहता है, और दूसरा रास्ता रहता है कि अगर वो गाड़ी सेल कर दे और रिमेनिंग बैलेंस पे ऑफ कर दे। ये तो फिर सिंपल तरीके हैं, ठीक है। या गलती से अगर चलो कोई बाय एनी चांस अगर वो कुछ, उसका कई बार ऐसे हालात देखते हैं हम लोग कि परेशान हुआ कोई बंदा बहुत, और परेशानी के चलते आगे, क्योंकि मेंटली बंदा बहुत इफेक्ट हो जाता है ये सब चीज़ें। क्योंकि जब कहानी परेशान होकर किसी को रिमूव कराना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में आपस में डिप्रेशन, पैनिक बहुत चल रहा होता है। तो इस हालात के चलते कई बार आप अपना एक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं लोगों के, ठीक है, क्योंकि मेंटली बंदे का ध्यान कहीं है और एक्सीडेंट हो गया। फिर इंश्योरेंस से पेमेंट्स आती हैं, वहाँ से आपका निकलता है। ये तो एक चलो एक मतलब जिसे हम कहते हैं कि ये किसी को परेशानी के चलते इंश्योरेंस ने चलो कवर अप कर दिया, ठीक है, एक्सीडेंट अगर होते हैं तो, या फिर आपका रीफाइनेंसिंग है जो उस रास्ते हैं। तो मतलब को साइनर रिमूव करना पॉसिबल है? पॉसिबल है। इसके मतलब कुछ रास्ते ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कि जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उनका जो मेन बोरोवर है, जो गाड़ी मेन जिनके पास है, और उनका अगर नाम भी है इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, रीफाइनेंसिंग के लिए जा सकते हैं। अगर उनका सब कुछ आगे ठीक हो गया, कंडीशन ठीक हो गई, रीफाइनेंसिंग होगी तो उनके नाम से हो जाएगी। बट उसके बैंक बहुत ही कम केसेस हैं जिसमें रीफाइनेंस करता है, जो प्रैक्टिकली अगर देखें तो। क्योंकि जब आप रीफाइनेंस करने जाओगे तो आपकी सारा कुछ वेरीफाई ढंग से होगा, ठीक है, तब कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा होगा। क्योंकि गाड़ियाँ जब आप नए ले रहे होते हो तो कहानी डिफरेंट होती है, जब आप रीफाइनेंसिंग के लिए जाते हो तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो रीफाइनेंसिंग इज़ वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर गाड़ी आप ट्रेड इन कर देते हो, बाकी बैलेंस आप पे ऑफ कर देते हो,
या फिर कई बारी जो पैनिक लेवल किसी का अगर बढ़ता है और खुदा ना खास्ता अगर वो किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया और उसको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाता है तो फिर उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। मतलब ये डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके तो यही हैं जो मेनली रहते हैं रीफाइनेंसिंग वगैरह के। हाँ, बाकी इसके अलावा अगर कोई बंदा नहीं मान रहा, ना रीफाइनेंसिंग के लिए मान रहा है, ना आपसे बात कर रहा है, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, जो अक्सर रोज़ के केसेस हैं हमारे पास ये वाले, कि अब मेरा वो फ़ोन नहीं उठा रहा, बैंक से मुझे कॉल आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ उस सिचुएशन में बैंक के साथ बहुत ही अच्छे से फाइट करना पड़ता है। फाइट मीन्स कि बैंक के साथ ठीक है, जो आगे आपके लिए लड़ना है अगर किसी ने प्रोफेशनली तरीके से बिना कोर्ट गए, वो लड़के बैंक से भी ये रास्ते निकल सकते हैं। बहुत केसेस हैं, बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर फाइट आप टाइमली करते हो, अपने हक के लिए लड़ना तो बेटर रहता ही है, हर जगह बेटर है। अगर आपको वो फ़ोन नहीं उठा रहा कोई सामने बंदा, आप क्या करोगे? या तो परेशान होगे, या बैंक से निपटते रहो, खुद निपटते रहो। खुद स्टेटमेंट अगर कोई बंदा देता रहता है, जो अक्सर मना करते हैं, मत दो स्टेटमेंट बैंक को, कुछ मत बैंक से बात करो। अगर आपने किसी की प्रोफेशनल एडवाइस से चलना, कुछ मत बात करो। तो ये रास्ता एक दूसरा रास्ता है कि जहाँ पे सामने वाला बंदा बिल्कुल आपके साथ बात तक करने को रेडी नहीं है, और बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला बंदा फाइट करने पे आ जाता है, कुछ उल्टा सीधा मैसेज पे लिखना, ये सब चीज़ें। तो आपको पता लगे सामने वाला बंदे ने हाथ खड़े कर दिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है, तो आपको बेटर है बैंक के साथ फाइट करना चाहिए, तरीके से फाइट करना चाहिए, जो लीगल आपके राइट्स हैं उसको देखते हुए। तो जब आप स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हो, तो क्या आप वर्बल स्टेटमेंट की बात कर रहे हो या फिर मंथली स्टेटमेंट की? थोड़ा क्लियर करो मुझे। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि बैंक को अपने केस के, अपने फैक्ट के बारे में, अपने जो फैक्ट्स हैं कुछ मत बताओ। मतलब क्योंकि आप क्या उनको इमोशनल होकर कुछ बोल दो, कुछ आपके अगेंस्ट में यूज़ हो जाए, तो फिर वो नुकसान ज़्यादा होता है उस चीज़ में। ओके, मतलब बोलो, थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए बैंक के साथ, क्योंकि बैंक ने इमोशनल नहीं होना, बैंक ने अपना पैसा देखना, आपके लिए इमोशनल उन्होंने बिल्कुल नहीं होना। ओके, तो अगर किसी की ऐसी सिचुएशन है तो उसने लीगल चैनल के थ्रू बैंक के साथ वो फाइट कर रहा है, तो क्या बैंक स्टिल उसे सीधा कॉल कर सकती है उस को साइनर को, या फिर वो अपने लीगल चैनल्स के थ्रू रीच आउट करेंगे? डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो। कई बारी केसेस में ऐसा रहता है जो लीगल रिप्रेजेंटेशन की आपके लिए वो पूरा हैंडल कर रहे हैं। कई बारी ऐसा रहता है कि आप अपने नाम से खुद हैंडल कर रहे हो, बट सारा किसी की एडवाइस पे कर रहे हो काम। ये डिपेंड करता है, ठीक है। बट जो बेटर रहता है कि बैंक को स्टार्टिंग में थोड़ा तरीके से डील करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि सामने कोई नोटिस भेज के आपका केस बहुत अच्छा हो जाना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स की। मतलब केस में जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो बैंक के साथ डायरेक्ट पहले फाइट जो करते हैं कि आप प्रोफेशनल एडवाइस लें, बाकी चीज़ें प्रोफेशनली करें, ज़्यादा गुड रहता है। ओके, अब इंश्योरेंस पे बात करूंगा कि ओंटारियो में गाड़ियां बहुत ज़्यादा चोरी हो रही हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट तो सीधा सीधा ये नज़र आ रहा है कि कार इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसका? देखिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस के जितने केसेस हैं, खासकर पील रीजन, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ओकविल, ये सब जो नियरेस्ट एरिया लग जाते हैं, पीएल रीजन और जीटीए, यहाँ पे केसेस में हर केस में कंपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा कर रही है, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है कि इंश्योरेंस की चीज़ें सोचने का। इंश्योरेंस कंपनी अगर सबके क्लेम देने लग जाए, ठीक है, तो वो बैंकरप्टी हो जाना है उन्होंने, जैसे हालात चल रहे हैं। अगर सबके क्लेम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा सबको दे दिए क्लेम, तो कंपनी का तो फिर नुकसान है इसमें। आज के टाइम में इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है ओंटारियो में, कनाडा में और ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ठीक है। अब इंडिया में हम बात करते हैं, इंडिया में इंश्योरेंस क्यों एक कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में आप देख लो हालात क्या है कि कोई भी क्लेम हुआ, चलो जी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, चलो भाई किसी की गाड़ी पे आगे डेंटा मारी, ले लो क्लेम, ठीक है, उन्होंने सीधे ही कर देना क्लेम पास। बट यहाँ पे सिस्टम क्या है कि कनाडा में खासकर ये जो इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे थेफ्ट का माने चाहे एक्सीडेंट के माने, कंपनी केस इन्वेस्टिगेशन में डाल देती है, और जिस टाइम इन्वेस्टिगेशन में डालती है तो कहानी वहीं पे आपकी ख़राब होने लग जाती है कि जब आपको मना कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आती कंपनी कहती है भाई आपकी अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो स्टोरेज वगैरह भाई हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे। कंपनी ने सीधा हाथ खड़े कर दिए, अब कुछ नहीं करेंगे जी हम, ना स्टोरेज का आप बात करो जी, ना उनको रेंटल मिलती है, तो बंदा आए दिन परेशान हो रहा होता है इन्वेस्टिगेशन में जब केस आ जाते हैं।
ये इफेक्ट है जो अभी नेगेटिव इफेक्ट जो आज के हालात चल रहे हैं इस वजह से। तो मतलब जब केस इन्वेस्टिगेशन में आया तब से सारी सर्विसेज इंश्योरेंस अपनी बंद कर देगी? सब वो विदाउट प्रेजुडिस एक लेटर भेजते हैं, कंपनी से लेटर आ जाता है कि विदाउट प्रेजुडिस योर क्लेम इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी हम कोई डिसाइड नहीं कर रहे कि आपको क्लेम देना है कि नहीं देना है। आज से स्टोरेज के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो, रेंटल के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे आपके लिए। आप केस आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको क्लीन चिट मिल गई, आपका क्लेम हम अप्रूव कर देंगे, नहीं तो क्लेम डिनाइल हो जाएगा। ओके, तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर बंदे का क्लेम डिनाई हो जाए तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं? देखिए, जब डिनाइल होता है केस, एक चीज़ ये बहुत समझने की बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा बचपने के कारण या थोड़ा सा हमें कोई अगर अच्छी एडवाइस नहीं देता, कई लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरी तो छोटी सी गाड़ी है, 2011, 12, 8, 9 मॉडल है, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया। तो आपका अगर एक्सीडेंट किसी सेकंड कार से हो रहा है, कोई दूसरी गाड़ी भी इन्वॉल्व है, आगे कल को इतने हाई रिस्क हो जाता है कि यहाँ पे जब दूसरी गाड़ी वाले ने क्लेम फाइल कर दिया आपके ऊपर इंजरी का, अब जितने इंजरी के क्लेम्स डलते हैं वो सारे डलते हैं मिलियंस में या लाखों में। आपकी इंश्योरेंस कंपनी वो डिफेंड भी नहीं करेगी आपके लिए अगर क्लेम डिनाइल होता है, मतलब क्योंकि अब यहाँ पे इंजरी के केसेस में आप ज़रा सा आपको कुछ होता है, मिनटों में इंजरी के क्लेम चल जाते हैं, ठीक है। अब जब इंजरी के क्लेम एकदम नहीं पता लगता, ये डलते हैं 2 साल में पता लगता है, क्योंकि 2 साल का इसका टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। वो पता लगता है, बंदा कहते हैं यार अभी तो कुछ नहीं होता, साल भर बाद कोर्ट के पेपर आ गए जिसमें लिखा है लाखों डॉलर देने हैं हमें, कोर्ट में क्लेम फाइल कर दिया है। इसलिए क्या होता है कि जो मेन समझाया जाता है कि डिनाइल जब होते हैं केसेस, हर कंपनी एक बात को समझे कि इंश्योरेंस का जो एडजस्टर है जो आपके लिए काम कर रहा है, वो इंश्योरेंस एडजस्टर कोई एनजीओ नहीं है, वो एनजीओ के लिए वर्क नहीं कर रहा कि आपका भला करना है। इंश्योरेंस एडजस्टर आपकी सारी स्टेटमेंट लेता है, पहली स्टेटमेंट के बाद उनको जब थोड़ा सा लगता है कि फिशी है या फिशी नहीं भी होता बट आपका बोलने का तरीका ऐसा है, वो एक कंपनी के लिए एम्प्लॉई है, उसका अपनी कंपनी के लिए कभी भी नेगेटिव होना उसके लिए ठीक नहीं है। कि कोई भी अगर किसी के लिए काम कर रहा है वो चाहेगा कि नहीं यार मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं अंधाधुंध कोई भी बिना कोई चीज़ के थोड़ी कुछ भी आपको क्लेम इशू कर देना उन्होंने। मोस्टली क्लेम में देखता हूँ यहाँ पे जितने ब्रैम्पटन में खासकर एक्सीडेंट्स होते हैं, ये ज़्यादातर केसेस इन्वेस्टिगेशन में डलते हैं। कुछ कंपनीज हैं बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बार बार स्टेटमेंट्स लेना, घर पे जाना, विजिट करना, एग्जामिनेशन, अंडर ओथ के लिए बुला लेना। और अंडर ओथ भी एक इन्वेस्टिगेशन में स्टेज आती है कि जिसमें उनके लॉयर्स बैठे होते हैं कई बार, और साथ में आपसे पूरा इंश्योरेंस वाले बैठे होते हैं, सारा कुछ आपसे सवाल जवाब, इतने लंबे लिस्ट होती है। कई बार मैं एक एग्जामिनेशन किसी का पढ़ रहा था, मोर देन 100 पेजेस का, उसमें 100 क्वेश्चंस, मोर देन 100 क्वेश्चंस, उसमें एग्जामिनेशन था, मोर देन 200 पेजेस की उसकी स्टेटमेंट सारी आई हुई है, जो अभी हम लोग, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कुछ केसेस हम लोग जब देखते हैं। तो कंपनी कोई आपके लिए बहुत अच्छा अगर चाह रही होती तो आज के टाइम में आप कोई इंश्योरेंस कंपनी का रिकॉर्ड निकाल के देखो, बिजनेस ब्यूरो पे उनके बारे में चेक करके देखो, बिजनेस ब्यूरो BBB करके आप सर्च करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी के रिव्यू देखो, ज़्यादातर क्लेम सारे इन्वेस्टिगेशन में डल रहे हैं। और खासकर एक कुछ जितने ज़्यादातर एक्सीडेंट्स के कह लो, थेफ्ट के कह लो, हर जगह केसेस ऐसे चल रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन, मतलब डिनाइल के बाद का जो मेन सवाल था, उसमें आप चैलेंज कर सकते हो। नेगेटिव इम्पैक्ट तो इसके बहुत ज़्यादा है। आपका तो इंश्योरेंस का रिकॉर्ड खराब हो गया सारा, आपका डिनाइल हो गया। डिनाइल में अब क्या करना है, उन्होंने ये तो कहना नहीं शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया, हम क्लेम आपका तब भी डिनाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लेम डिनाइल जो करना है, उन्होंने सिंपल एलिगेशन लगाना है कि आपने फ्रॉड किया, आपने फॉल्स स्टेटमेंट दी है कंपनी को, या आपका अगर एक्सीडेंट है तो आपके जो डैमेजेस हुए हैं वो स्टेटमेंट आपकी इनकंसिस्टेंट है, मतलब आप कुछ बोल रहे हुआ कुछ है। अब ये जब डिनाइल लेटर हाथ में आता है तो ये आपका आगे जाके जो बंदों को ऐसा होता है कि इंश्योरेंस तक नहीं मिलती, 1000 1100 तक प्रीमियम पहुंचे होते हैं मंथली। ये कहानी होती है, मतलब डिनाइल का इतना बैड इफेक्ट है। इंजरी का तो क्लेम एक अलग चीज़ है जो बहुत नुकसान करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी गाड़ी है, कुछ नहीं होता, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, छोटी एक उन्होंने छोटी स्प्रिंटर ले रखी है कि कोई पुरानी ले ली, बहुत डजंट मैटर आपकी गाड़ी का वैल्यू कितनी है, वो क्लेम के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही यहाँ पे खराब है। कोई कंपनी आपके लिए अच्छा नहीं करने वाली, इसलिए कहते हैं कि तरीके से काम करें। उसमें मतलब कि आपको पता लग गया, केस आपका इन्वेस्टिगेशन में आ गया है, बेटर है कि आप प्रोफेशनली थोड़ा तरीके से किसी से एडवाइस लें जिनको नॉलेज है क्लेम्स के बारे में। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ मोहित भाई, कि मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है
और कंडक्टर साइड पीछे वाला दरवाज़ा कोई स्क्रैच करके चला गया। और मैंने फ़ोन किया अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, तो उन्होंने रेंटल वगैरह सब कुछ हो गया। तो एक हफ्ते बाद मुझे एडजस्टर की कॉल आती है, वो हर छोटी से छोटी डिटेल मुझसे पूछ रही है। अच्छा, उस वक्त कहाँ थे, क्यों थे, कहाँ से आ रहे थे, क्या डाला हुआ था, और जब आ रहे थे किस डायरेक्शन में आ रहे थे, कि जब यू आर फेसिंग टूवर्ड्स कंडक्टर साइड और ड्राइवर साइड। मैंने बोला ड्राइवर साइड। कहती ओके, अगर ड्राइवर साइड फेस कर रहा था तो कैसे पता चला कि कंडक्टर साइड में ये हो गया। तो मैंने बताया कि यार मुझे फुल स्लीव डाल के चलाता हूँ, इट वॉज अ हाई समर टाइम, तो इसलिए मैं वो लेने गया था वहाँ पे। कहते इट डज नॉट मेक एनी सेंस। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। कहती या। मैंने बोला आर यू वेयरिंग शूज़ और अ सैंडल। कुछ नहीं बोली। मैंने कहा लेट्स से यू आर वेयरिंग सैंडल्स टुडे एंड इफ आई केम इन एंड से हे व्हाई यू आर नॉट वेयरिंग शूज़ टुडे, डज इट मेक सेंस फॉर यू। तो वो भी हाई नोट पे थी और मैं भी हाई नोट पे था। जब मेरा भी क्लेम हुआ था, उन्होंने बाल की खाल निकाल ली थी। तो यू आर राइट जब आप बोल रहे हो कि हाँ यार वो कंपनी के लिए सोच रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं है, बट उनकी टोनैलिटी जो होती है ना, दे आर वेरी हे आई एम योर फ्रेंड नाउ एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। नहीं, देखिए क्या होता है कि एक एक्सीडेंट हुआ। अब उस एक्सीडेंट में उस बंदे के मेंटल हालात क्या होंगे जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। मतलब मैं किसी की भी बात अगर करूँ, ठीक है, मतलब भले ही एक मेरे साथ एक हादसा हुआ था आज से 1.5 साल पहले। कोई एक बुजुर्ग थे जिन्होंने पीछे से गाड़ी आके टर्न ले रहे थे मार दी। बट इन एक्चुअल जो एक्सीडेंट के बाद, भले ही आपका एक्सीडेंट के एकदम बाद जब बंदा बाहर निकलता है ना, उसकी लाइक मेंटली उसको चीज़ें अलाउ नहीं होती। मतलब वो उसकी खुद की मेंटल हेल्थ उसको अलाउ नहीं कर रही होती है। आप कुछ भी बोल रहे हो या कुछ भी चीज़ें आप एकदम से समझ पा रहे हो, उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनीज बहुत फ़ायदा उठाती हैं चीज़ों का। वो तो ठीक है कि यार मेरे तो कैमरास लगे हुए हैं हर जगह, क्या मतलब गाड़ियों में, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बट कहानी क्या होती है कि इंश्योरेंस कंपनीज, मैं कुछ अभी एक एग्जांपल भी शेयर करूँगा। रूटीन के खैर एग्जांपल बहुत हैं, क्लेम जब हम लोग हैंडल करते हैं बहुत न्यूमरस एग्जांपल्स हैं लोगों के। तो अभी कहानी क्या होती है कि एक्सीडेंट के बाद कंपनी आपसे बात करे कितनी बारी ब्रेक लगाई, कितनी बारी नहीं लगाई, कैसे थी, कितनी स्पीड थी, उससे पहले आपने कितना टर्न लिया था, थोड़ा लिया था, ज़्यादा लिया था। वो एक्सेस देखते हैं आपके स्टीयरिंग के, ताकि रिपोर्ट मैच करें। अब छोटी छोटी चीज़ें किसी को नहीं ध्यान। अभी मेरे पास एक क्लाइंट का केस था, डिनाइल उसमें हुआ था। उस डिनाइल में जब हमने रिव्यू किया, वो कहते हैं कि आपने बोला था जी एक बार ही ब्रेक लगाई, बट हमारी रिपोर्ट के हिसाब से आपने 3-4 बारी ब्रेक लगाई। कोई रीज़न नहीं है। अब पता है क्या होता है, क्योंकि कंपनीज को पता है यहाँ इंश्योरेंस के जो लीगली ऑटो फिजिकल डैमेज क्लेम्स, इंजरी के बहुत सारे लॉयर्स हैं जो काम करते हैं। ऑटो फिजिकल डैमेज एक ऐसी फील्ड है जिसमें नॉलेज हर एक को नहीं है। अब हम लोग भी जितना काम करते हैं ऑटो फिजिकल डैमेज क्लेम्स का, जितने गाड़ी के, चाहे एक्सीडेंट है, चाहे स्टोलन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन क्लेम्स क्यों करते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं एग्जामिनर रहा हूँ यहाँ पे, ऑटो क्लेम्स एग्जामिनर मैं रहा हूँ, एडजस्टर की मेरा फुली क्वालिफाइड। मेरे पास पूरा स्टार्टिंग मेरे करियर की ऐसे हुई थी यहाँ पे, जब मैं अपना सारा लीगल सारा जो स्टडीज़ मेरी चल रही थी, तभी फिर अब फील्ड में जब काम करते करते आपको पता लग गया कि सामने वाले के लूप होल क्या है, इससे कहाँ पे क्या कमियां निकालनी। और वहाँ से फॉर्चुनेटली हम लोग जब केसेस को इन्वेस्टिगेशन में होते हैं, वो हम लोग फिर उस तरीके से जब हैंडल करते हैं, निकल जाते हैं केसेस, बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं एक छोटा सा, जैसे आपने ये शूज़ और ये वाली बात करी, एक नया केस आया मेरे पास, अभी रिसेंट चल ही रहा है। अभी वो लेडी प्रेग्नेंट है, हस्बैंड उनके जाना था इंडिया उन्होंने किसी काम से, उनकी गाड़ी हो जाती है चोरी, और चोरी होने के बाद में उन्होंने, जैसे गाड़ी चोरी होती है उसके 2 दिन बाद उनके हस्बैंड ने जाना था इंडिया। कंपनी वाले कहते हैं जी आपके हस्बैंड तो 2 दिन बाद एकदम से कैसे चले गए, एकदम से सब कुछ प्लान कैसे हो गया, कि क्यों गए एकदम से। इन्वेस्टिगेटर घर पे 2-3 बारी, अब वो लेडी प्रेग्नेंट है ऑलरेडी, घर में कितना कुछ बंदा सफ़र कर रहा होता है कहीं ना कहीं। तो उस लेडी का हालांकि ये सवाल बनता नहीं क्यों गए आप। जब सारी स्टोरी हमने फिर सारी क्लाइंट से बात करी, इन्वेस्टिगेटर ने इस तरह से सारे सवाल किए, ऐसे क्यों गए, किस लिए गए, क्या करना था, एकदम से दिखाओ हमें क्यों जाना पड़ गया। अब क्यों जाना पड़ गया, किसी की पर्सनल लाइफ है, डजेंट मैटर कि आपके एक इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या पूछ सकती है, एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ। आपसे एक्सीडेंट की जब पिछली डिटेल्स पूछने लग जाएं, कोई मैटर ही नहीं करती, और बंदा फंस जाता है वहीं पे। बताते उनको लगता है नहीं यार, मतलब क्लाइंट्स को भी क्या लगता है कि नहीं यार हम बोलते हैं कुछ नहीं होता, हम तो अच्छी अपनी तरफ से सही बता रहे हैं, कंपनी तो दे देगी। कंपनी ने क्लेम देना होता तो आपके हालात इस तरह के क्रिएट ही नहीं करती वो, ठीक है। अब वो लेडी की जो मैं बात कर रहा हूँ, अब जब हमने सारी सिचुएशन जब एक्चुअल, तो उनका कंपनी का मेरे पास रिटर्न में आया हुआ है कि उन्होंने पूरा अपोलोजाइज किया इस बात को कि ये पूछना गलत था। उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेटर भी चेंज किया,
उनके मैनेजर अभी क्लेम हैंडल कर रहे हैं और बस अभी प्रूफ ऑफ लॉस फाइनल मांग लिया, अभी रिसेंट है, अभी कुछ आज ही डिस्कशन हो रही थी, वो क्लेम आगे अप्रूव हो जाना है। पॉइंट इज, अब वहाँ पे क्या कहानी निकली जब हमने क्लाइंट से बात करी, वो कहते हैं जी उनकी मदर की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, ग्रैंड मदर की, और वो जाना पहले से स्केड्यूल था ऑलरेडी। ये तो गाड़ी का उन्होंने कहानी बनाई कि आपने घर भी बेचा है एकदम से, ये कैसे एकदम बिका और एकदम आप चले भी गए, घर की मॉर्गेज तो वैसे ही डिले हो गई पीछे से, वो पहले से प्री स्केड्यूल था सब कुछ। फिर उनको लगा नहीं यार हमने तो गलत पूछ लिया, पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो टिकट आज की नहीं, महीने 2 महीने पहले की हो रखी है, 3 महीने पहले की, कंपनी वालों को लग रहा है भाई गाड़ी चोरी हुई तो आपका घर भी बिक गया, आप एकदम से इंडिया भी जाने लग गए, क्या हुआ। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप कंपनी को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो और जो कंपनी बातें कर रही है वो कितनी सही है, आपके अगर इनरिलेटेड बातें आपका जवाब देना बनता ही नहीं है। आप जवाब दे रहे हो ठीक है, अब नहीं जवाब दोगे कंपनी वाले ऐसा प्रेशराइज कर देते हैं कि भाई बताओ हमें क्या। अब वो उनकी जब स्टोरी एक्चुअल सामने ही पता लगता है, उनका घर बिका एकदम, अभी नहीं बिका, घर बिकना था 2 महीने 3 महीने पहले से ड्यू था, बट वो लेट होता गया किसी तरह से, उनके अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए होंगे सामने वाली। और बाकी उनका इंडिया जाना पहले से तय था क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही थी ग्रैंड मदर की। तो फिर बाद में मतलब कहानी आती है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ये क्यों दे रहा हूँ, कंपनी के सवाल क्या सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं चल रहा है। बट कई बार ऐसा होता है क्लेम में हैंडल करते बंदा सोचता है यार खर्चा हो जाएगा मेरा, मैंने क्या करना है किसी से बात करके, वो कंपनी आपके अच्छे के लिए थोड़ी कर रही है फिर काम। जब आपसे सवाल इस तरह के पूछने लग गई तो फिर बच क्या रहा है आपके केस में। कई बार ऐसा भी होता है इन्वेस्टिगेशन में केसेस डाले हैं 3-3 महीने तक रिस्पॉन्स ही नहीं। एक क्लाइंट हमारे पास चल रहा था, उसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड कर ली कंपनी ने, ये इन्वेस्टिगेटर ने, बाद में इन्वेस्टिगेटर ईमेल करता है जी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ना कुछ पार्ट उसका आया नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हो पाया, आप दोबारा आ जाओ। उसको हमने फिर चैलेंज किया इमीडिएट क्यों आ जाए दोबारा, और फिर बाद में उसने अभी चल रहा है मैटर, उसने कहा नहीं ठीक है अभी हमें सब कुछ ओके है। द पॉइंट इज कि आप क्यों मौका दे रहे हो सामने वाले के सामने झुकने का, पूरा अपने आप को क्यों झुका रहे हो, वहाँ पे बातें आती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार कि ये जो एडजस्टर जब आपको कॉल करते हैं ना, दे आर वेरी फ्रेंडली कि हाँ यार मुझे बताओ क्या हो गया, पर कहानी कुछ और ही वो पीछे कर रहे होते हैं। रियलिटी में कहानी जब चल रही होती है, आप सबसे पहले जब क्लेम रिपोर्ट कराते हो कस्टमर सर्विस वालों को, वो कहते हैं आपके एडजस्टर बात करेंगे। वो एडजस्टर आपका जो फ्रेंड हमें लग रहा होता है कि बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा है, ओ माय गॉड ओके आप इतना स्ट्रेस में हो, हम समझ रहे हैं आपका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, मुझे पता है, आई टोटली अंडरस्टैंड, ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। उसके बाद ही अगले दिन इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट हो जाते हैं। को तो बातें चाहिए, आप खराब कर रहे होते हो खुद अपना केस, क्योंकि एक पता क्या होता है यहाँ पे सिस्टम क्या है। अब कई लोग हैं बहुत इनोसेंट, वो सोचते हैं नहीं यार मैं सब बताऊंगा ना मेरे साथ अच्छा होगा। अच्छा क्या होना, प्राइवेट कंपनीज हैं जिनसे आप क्लेम लेना चाह रहे हो, आपको बड़ा इजीली थोड़ी दे देना उन्होंने प्रसाद, ले लो जी प्रसाद है आपके लिए, आपका क्लेम गाड़ी हो गई, लो जी क्लेम। 3-3 4-4 5-5 महीने ऐसे खराब हो रहे होते हैं। एक क्लाइंट मेरे को बताता है, इन्वेस्टिगेटर उसके घर में आता है बात करने, उससे ऐसे जब पूरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, पूरा उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, उससे कहते हैं भाई ठीक है आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लें, आप अग्री हो। ये सामने की बात है क्लेम में, वो क्लेम अप्रूव हो गया कह रहा हमारा, बट ये पूछने के सवाल बनते नहीं थे। अब वो ठीक है क्लाइंट का जब केस हम लोग स्टार्टिंग से हैंडल कर रहे थे उसका केस निकल गया, क्योंकि उसको पता है जब अब हम लोग जब केस हैंडल कर रहे होते हैं केसेस में, अब एक पता है कि सामने जब मैं खुद भी एडजस्टर आऊँ ना, चीज़ें क्या होता है पता है सामने उसने कैसे चलना है, आपके लीगली क्या इंश्योरेंस लॉ, आपको रेगुलेशंस क्या है, क्या उनका टाइमलाइन होती है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कंपनी कितने सवाल पूछ सकती है कितने नहीं। आपका एक्सीडेंट हो रहा है आज, 4 महीने पुराने की बैंक स्टेटमेंट क्यों दे दें हम लोग, वो कहता है 4 महीने के पुराने फ़ोन के रिकॉर्ड दे दो, ओके बैंक स्टेटमेंट दे दो, क्यों दे, कहाँ से प्राइवेसी ब्रीच नहीं है। ये सब चीज़ें मतलब बहुत हैं, मतलब क्योंकि तो इसकी लोग सामने से जवाब नहीं दे पाते, उनको लगता नहीं कंपनी है, पुलिस थोड़ी है वो, कोई एक पुलिस है आपके साथ, वो कोई प्रेशराइज कर रहे हो आपको, कोई गलत आपने कुछ भी नहीं, आप कंपनी है आपसे सवाल कर रही है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी को पैसा दिया है उसी चीज़ का, वो सर्विसेज आपको नहीं दे रहा, तो आप क्यों उसको एक मतलब हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज सर पे क्यों चढ़ाना है भाई। ओके तो अभी आपने ये सर्विसेज वाली बात की, तो मुझे ये बताओ कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं इनके पास इतना राइट होता है कि ये जो हमारा क्लेम है उसे डिनाई करके बोल दें अच्छा हम आपकी गाड़ी सही नहीं करवाएंगे, आपकी गाड़ी राइट ऑफ हो जाएगी। देखिए टोटल लॉस की जो कहानी है कि गाड़ी टोटल लॉस होगी कि रिपेयर होगी, इसके टोटली डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में डैमेज कितना है। 70% डैमेज है, रिपेयर कॉस्ट आ रही है 70%, तो कंपनी टोटल लॉस कर सकती है। गाड़ी में स्ट्रक्चरल डैमेजेस हो गए, हुड पे डैमेजेस हो गए,
गाड़ी का, जिससे मेन सेफ्टी रिस्क आ जाता है कि वो गाड़ी अब रिपेयर नहीं हो सकती। उन केसेस में कंपनी टोटल लॉस करती है। बाकी कुछ केसेस में आपकी देखिए डिपेंड करता है कि अगर सामने गाड़ी रिपेयर होने पे कॉस्ट कितनी आ रही है उस पे रहता है। ओके। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट किसी की बातों में आके ज़बरदस्ती कहने लग जाता, नहीं मेरी गाड़ी रिपेयर करा दो, रिपेयर ही करानी है। ऐसा भी होता है। ओके। क्योंकि रिपेयर शॉप का बेनिफिट हो रहा है। सिंपल कहानी है। तो उस एक क्लेम था, उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन में था, मर्सिडीज थी उसमें, आई थिंक C300 समथिंग। वो गाड़ी की वैल्यू ही 40,000 थी, 28,000 का तो वो रिपेयर कॉस्ट। वो रिपेयर हुई, क्लाइंट पे कुछ की रिपेयर हो रही है, बट द थिंग इज वो टोटल लॉस होनी चाहिए थी। बट आई डोंट नो, चीज़ें ऐसी भी होती हैं। कई बार क्लाइंट को कहता है मेरे को रिपेयर ही करानी है, मेरे को गाड़ी से प्यार है। गाड़ी है एक चीज़ है, कंपनी वाले बहुत चीज़ें देखते हैं कि आप एक यूटिलिटी, आप कई लोग क्या करते हैं क्लेम में, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्लेम में हम जब क्लेम के रिव्यू कर रहे होते हैं उनके ईमेल्स, मैं किस्तें दे रहा हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, मैं बेकार में पे कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत पैनिक हो रहा है फाइनेंशियली, मेरे को बहुत चीज़ें आ रही हैं, ख़राब हो रहा है। कंपनी वाले तो ये चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं आपके नुकसान करने के लिए। गाड़ी इज जस्ट अ यूटिलिटी। आप कंपनी के सामने ऐसा शो कर रहे हो कि आप हैंड टू माउथ कंडीशन हो गई आपकी, अब आपके पास पैसा ही नहीं है, गाड़ी आपके लिए सब कुछ थी नहीं। इसी वजह से कंपनी आपके ऊपर शक करती है कि आपने कहीं खुद तो नहीं कुछ किया, कि आपने जो गाड़ी की आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आगे कहीं आपके पास तो पैसा ही नहीं है। आप कंपनी को ऐसे शो कर रहे हो। तो कई बार मैं ईमेल देखता हूँ, क्लाइंट बड़ा रो रो के नहीं नहीं प्लीज समझो, मेरा मेंटली मैं डिप्रेशन में आ गया। भाई क्यों, एक यूटिलिटी है। कंपनी वालों के सामने इमोशनल होके कोई आपको बेनिफिट थोड़ी देना है। कितने केसेस में खराब ही हो रहे होते हैं ये वाले केसेस। मतलब हम लोग तो बिल्कुल मना करते हैं, बिल्कुल ऐसा मत करो कि आप अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी के आगे शो कर रहे हो कि आपके पास कुछ नहीं है। उनको भी पता कुछ नहीं है, तो आगे इन्होंने लड़ना भी कुछ नहीं है। ओके। तो आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ कि पहले कंपनी ने क्लेम डिनाई कर दिया और बाद में फाइट और केस करने के बाद उन्होंने बोला अच्छा नहीं भाई आपका क्लेम बनता था और हम आपको क्लेम दे रहे हैं? मेरे पास नाम नहीं लूँगा कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के, उनके लेटर हमें मतलब मैं आए हैं हमें कुछ केसेस में जिसमें हमने फाइट किया। बहुत एक नहीं कई केसेस हैं ऐसे एग्जांपल जिसमें उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, फॉल्स स्टेटमेंट के एलिगेशन लगाए और जिसमें क्लेम अमाउंट भी वेरी करते थे। ये 3 4 5 6 क्लेम तो ऐसे हैं जो मुझे अभी याद है, जिसमें 42 60,000 80,000 तक का अमाउंट था। कंपनी ने सारे एलिगेशन ऐसे लगाए और उस एलिगेशन के बाद में हमें राइटिंग में उन्होंने सारा भेजा कि ये एलिगेशन भी हम लोग जो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के एलिगेशन हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्लेम दोबारा से सारा रिव्यू किया और क्लेम पास करके दे दिया। बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। वो चीज़ें हैं, हो जाता है, बट इसमें एक चीज़ बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट या इंसिडेंट, जिस दिन गाड़ी चोरी हुई है या कोई हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उस दिन से 1 साल का ही टाइम पीरियड होता है आपके पास कुछ भी करने का। कई बार लोगों के केस ही इन्वेस्टिगेशन में 4 महीने चल रहे होते हैं, लोग करते कुछ नहीं। वो कहता नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हमारे पास कई बार क्लाइंट्स की इंक्वायरीज आती हैं कि इनिशियल जो असेसमेंट फीस है जो हम लोग चार्ज करते हैं पहले, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने समझो फॉर एग्जांपल कुछ ने ऐसा था कि केसेस हमें मई जून में अप्रोच किया, केस जब इन्वेस्टिगेशन में था, उन्होंने उनको लगा यार मैंने खर्चा क्यों करना, अभी हो जाएगा मेरा तो क्लेम, कोई बात नहीं। तो उसमें बाद में पता लगता है 3 4 महीने बाद दोबारा फ़ोन आया, सर क्लेम डिनाई हो गया, क्या करें आप। एट दिन खर्चा आपका तब भी होना था वही, अभी भी वही होना है, बट आप टाइमली अपने लिए एक्शन तो लो कम से कम। तो ये होता है कि डिनाइल के बाद भी होता है चांसेस बहुत ज़्यादा कि आपका क्लेम दोबारा से कंपनी ओपन कर सकती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। ओपन करके आपको क्लेम भी दे सकती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको क्लेम मिल गया उनके भी केस बाद में इन्वेस्टिगेशन में कंपनी खोल देती है और बाद में डिमांड करती है कि हमें ये पैसा वापस करो क्योंकि आपका क्लेम हम डिनाई कर रहे हैं। ऐसा भी होता है क्लेम मिलने के बाद में, बैंक में चेक जमा होने के बाद में, आपका लोन क्लियर होने के बाद में कंपनी ने केस इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया और फिर कंपनी वापस मांगती है पैसा अपना। और उस टाइम पे भी कई लोग अगर नहीं करते एक्शन तो कंपनी आगे कोर्ट में केस फाइल कर सकती है ये पैसा वापस लेने के लिए जो आपको दिया है। ऐसे भी केसेस थे, ये वाली डिमांड्स को भी रोका जा सकता है। ओके, पर इसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न कंपनी कहती है नहीं, अगर आपको किसी वजह से उनको लगता है कि ये केस में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी गलत लग रही हैं, उनको केस खोल सकते हैं। 1 साल का उनके पास भी कंपनी बाद में अपना मतलब जो 1 साल का मिनी टाइम पीरियड रहता है आपके अगेंस्ट में, मतलब उन्होंने जो एक्शन लेना है आप कंपनी के अगेंस्ट में भी एक्शन उसे 1 साल में ले सकते हो, बट कंपनी के पास आगे और भी टाइम रहता है इस चीज़ को करने का। कि हमें लग रहा है, हमें कुछ सस्पेशन लग रहा है,
हमें लगता है क्लेम में इन्वेस्टिगेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब क्लेम किसी का डिनाई होता है तो क्या उसमें क्रेडिट इम्पैक्ट होता है हमारा? नहीं, क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं है। अब डिनाइल होगा तो लोन की किस्तें कहाँ से जाएंगी? बैंक वाले भी तो आ जाएंगे कि हमारा सिक्योर्ड एसेट था ये, हमने गाड़ी पे लोन दिया था, गाड़ी तो रही नहीं, पैसा दो इकट्ठा हमें, कौन रुकेगा? तो उसमें फिर वहाँ पे क्रेडिट पे भी इफेक्ट होता है। फिर बैंक का प्रेशर आता है, इंश्योरेंस वाले अलग तंग कर रहे होते हैं, बैंक वाले अलग तंग कर रहे होते हैं। क्रेडिट में भी यार काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, कि मुझे भी बता रहा था कि उसके रिपोर्ट में, क्रेडिट रिपोर्ट में रैंडम किसी सर्विस प्रोवाइडर की वो शो हो रही है इंक्वायरी, जो यूज़ भी नहीं कर रहा जिसकी सर्विसेज। बहुत ऐसे केसेस हैं, क्रेडिट जब रिपोर्ट रिव्यू करते हैं ना हम लोग, ये हैं। इसके अलावा लोन के अकाउंट चढ़े होते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास केस का, वो क्लाइंट अभी यहीं रहते हैं, अभी इधर पील रीजन में। उनका क्या मैटर था, वो क्लाइंट, बैंक ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया फाइनेंस का कि भाई आपकी $35,000 तक का उन्होंने क्लेम अमाउंट लिया कि आपका इतना लोन था गाड़ी का, आपने पे नहीं किया, आप हमें पे करो। और वो क्लाइंट का जब सारा केस हमने असेसमेंट करी है, वो क्लाइंट जिस दिन गाड़ी की ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन था प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में। वो स्किप द डिशेस वहाँ पे कर रहा था क्लाइंट को। और बाद में जब सारा कुछ हम लोगों ने अपने पार्ट पे पहले सारी असेसमेंट करी, बैंक ने उसके खिलाफ ये केस डाला कि आपने सर यहाँ से गाड़ी ली थी और इसका पेमेंट नहीं करी, और गाड़ी यहीं से ओंटारियो से ही ली हुई है, नाम नहीं लूंगा डीलरशिप का, बट यहीं से गाड़ी ली हुई है। और गाड़ी लेने के बाद में नाम सारा उसका था, क्योंकि उसी की आइडेंटिटी यूज करके किसी उसी के जानने वाले ने, किसी दोस्त ने उसके गाड़ी निकाल ली। ठीक है, और वो ट्रस्ट के चलते गाड़ी चलो निकल भी गई, गाड़ी का लोन भी अप्रूव हो गया, उसको नहीं पता कुछ भी, बंदा तो बैठा है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में। तो वो सारा फिर बैंक से हमने फाइट करा, क्योंकि वो केसेस ऐसे हैं जो खाली आपके क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट करके नहीं खत्म होने, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है बैंक ने। तो कहने का मेरा मतलब है कि कुछ अकाउंट्स जब क्रेडिट ब्यूरो में आपके रिपोर्ट किए जाते हैं, कुछ अकाउंट्स तो चलो आपने छोटे मोटे ऐसे ही हटवा दिए, सब कुछ हो गया, बट कुछ अकाउंट्स में आपको मेनली जो लेंडर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उससे लड़ना पड़ता है। जैसे कि बैंक का है, कोई ऑटो फाइनेंस वाली कंपनी है, या कोई जैसे फ़ोन के कनेक्शंस वाली कंपनीज हैं, कई बार इनसे पहले फाइट करनी पड़ती है। फाइट करने के बाद हम क्रेडिट ब्यूरो से बात कर सकते हैं उनका रिकॉर्ड ठीक करने के लिए। तो कई बार डायरेक्ट हो जाता है क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट करके, कई बार लड़ना पड़ता है। और वो केस में सक्सेसफुली हम लोग केस जीते। बैंक ने उल्टे उनको, क्लाइंट को हमारे $8,000 दिए कॉम्पनसेशन। बट एक जो बंदा बैठा है, भले ही उसके दोस्त ने कर दिया, बट वो तो बेचारा फंस गया। $35,000 नॉट अ लेस अमाउंट। कोर्ट में केस लड़ने में फीस बहुत लगी, क्योंकि नहीं लड़ते तो वैसे ही खत्म था केस। तो फिर उस दोस्त का क्या हुआ? अब दोस्त में क्या उसका हुआ, क्योंकि बैंक ने तो डायरेक्टली इन्हीं के ऊपर डाला हमारे क्लाइंट पे, तो मेनली तो था क्लाइंट भी कहता नहीं यार मुझे और स्ट्रेस नहीं लेना कुछ भी, अभी मैं, उसको मेन काम हो गया, बैंक ने सारी रिकवरी खत्म कर दी, जो उसका चलो लीगल कॉस्ट लगी उतना बैंक ने उसको कंपनसेशन भी दे दिया। ये कहानी होती है, मतलब ठीक है दे दिया अभी, बट चीज़ें प्रोसेस बहुत होते हैं, इनको भी रिलीज कराना सब चीज़। ओके, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस मेरे पर्सनल क्वेश्चन हैं, ये मैं सबको पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। नंबर 1, अगर आपने एक एडवाइस देनी है अपने यंगर सेल्फ को, तो वो एक एडवाइस क्या होगी? सोच समझ के आगे के डिसीजन लो। साइन करने हैं तो 2 बार ही पहले पेपर पढ़ लो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कोई लैंग्वेज में इश्यूज है, किसी और को पढ़ा लो पहले पेपर साइन करने से पहले। मेन यही है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग फंस जाते हैं थोड़ा भाई अपने शौक। कई बार फ़ोटो खिंचवाना बड़ा महंगा पड़ जाता है, एक छोटी सी गाड़ी है रेंटल ले लो। अगर हमें, क्योंकि ज़्यादातर फाइनेंशियल जो स्ट्रेस आता है लोगों पे, वो शुरुआत गाड़ी से होती है। देखो कोई यहाँ पे यंग बच्चा आता है ना, उसकी शुरुआत हो ही गाड़ी से रही है, पता लग रहा है उसको नहीं अफोर्ड हो सकती ना, इट्स बेटर कि आप रेंटल लेके शौक पूरा कर लो। क्योंकि मेंटली आपका लाइफ इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, आगे जाके आप अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाते फिर, क्योंकि बंदा वहीं फंस गया, फिर उसके किस्से निकालने फंस गया, फिर कोई इशू पड़ गया उससे फंस गया। आपके 5, 7, 8 साल यंग एज में, आपकी जो 20 से 25, 30 साल तक की उम्र होती है, उससे बंदा कुछ सोचता है अपने लिए कुछ करने का, फिर 30 से 35 में वो स्टेबिलिटी आ जाती है कि उसी में कर रहा है। अब जो बंदा 30 साल इसी में निकाल देगा, क्या करेगा? क्योंकि आप किसी भी काम में देखो, जो मेन उभरने की उम्र है 20 से 30 साल के बीच ही है। कोई भी काम शुरू करता है, वकील भी बनना है किसी ने 23-24 साल में, 25 साल में बन जाता है बंदा, सब कुछ करते करते काम शुरू हो गया। मतलब आपके 20 से 30 साल की उम्र में आपने क्या क्या कर लिया। कोई बिजनेस भी कर रहा है तो भी शुरुआत हो गया।
नहीं तो फिर एक ही एज बढ़ती है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। शादी कल को हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, फिर क्या करोगे? या तो जॉब ही करनी है तो बात अलग है, जॉब में भी उभरना है तो बंदा कुछ कर ही नहीं पाएगा। अपनी क्वालिफिकेशन क्या लेनी है, बंदा रह जाता है सब कुछ इन चीज़ों में रह गया, वो पढ़ना क्या है फिर? बंदे कहते हैं चलो चाहे जो भी मुल्क है, कनाडा है, कि यार एजुकेशन में क्या है, नहीं आप अगर कोई स्किल वाला काम करते हो एजुकेशन भी वैसे लेते हो, नहीं यार ग्रो करते हैं लोग, बहुत करते हैं। ओके, तो बहुत डीप आंसर दिया आपने, हर चीज़ को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया। दूसरा क्वेश्चन कि इफ़ यू हैव ओनली 24 आवर्स ऑफ योर लाइफ, वो 24 आवर्स वो आप कैसे स्पेंड करोगे? इसमें तो सोचना पड़ेगा। डिपेंड करता है जी। लास्ट 24 आवर्स है तो अपनी कोशिश करेंगे फैमिली के साथ टाइम बिताएं, जितना भी जो भी मिनट है, बजाय सोने के, खाने के, पीने के, आराम से टाइम बिताएं, वो ज़्यादा अच्छा है। या आप जो भी आप जिसमें भी बिलीव करते हो, आपके जो भी चलो धर्म है, जो भी बिलीव करते हो, थोड़ा टाइम वहाँ बिताओ, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ, या तो फैमिली के साथ ही वहीं पे सबको बिठा के बिठाओ, और क्या टाइम बिताओ अपना। मीन अगर लास्ट 24 आवर्स हैं ही तो उसको ऐसे यूज़ करना चाहिए। आई होप यार आप सबको ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ जो कनाडा में रहते हैं उनके साथ शेयर कर दो। अगर फिर भी आपको लगता है आपका कोई क्वेश्चन जो है हमने इस एपिसोड में कवर नहीं किया, नीचे कमेंट्स में लिखो, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू आंसर दोज फॉर यू एज वेल। तो चलो मिलते हैं अपने नए एपिसोड में, नए गेस्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ, ओनली एट अभिलाष पॉडकास्ट वेयर एक्सपीरियंस फ्लोज।